हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपका चल रहा है और चैप्टर नंबर 42 जिसमें कि हम अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एससी एसटी कास्ट नहीं बल्कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करने वाले हैं जो कि विशेष क्षेत्र एक तरह से है। बाकी जगह बाकी क्षेत्रों से इनकी प्रशासन की स्थिति थोड़ा सा अलग है। संविधान में कुछ अलग प्रावधान इन क्षेत्रों के लिए किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कोई ऐसा ट्राइबल एरिया है, कोई ऐसा जनजातीय इलाका है और वह केवल अपने ज्यादा मतलब वो मुख्य धारा में शामिल नहीं है लोगों से या मॉडर्न सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन नहीं है, वह बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तब उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा? तो उन्हें कुछ अलग और कुछ ज्यादा जो स्वायत्तताएं हैं वह दी जाती हैं। साथ ही जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है उनको कुछ अधिकार उस विशिष्ट संदर्भ में दिए जाते हैं कि वह निर्णय ले सके। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्षेत्रों की बात जो है वह करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें केवल दो चीजों को पढ़ना है, एक है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और दूसरा है आपका जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अगर हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान में दो अनुसूचियां इससे जुड़ी हुई हैं। एक है आपका अनुसूची 5, है ना। तो जो 5वीं अनुसूची है बेसिकली इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की जो बात है वह की गई है। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो 10 राज्य इस श्रेणी में आते हैं जिसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वह अनुसूचित क्षेत्रों में आएंगे और उनका प्रशासन कुछ डिफरेंट होगा। और हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करेंगे, इनके लिए हम 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची। और इसमें 4 स्टेट आते हैं, इसमें 4 राज्यों के क्षेत्रों की जो बात है वह की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे हमें 5वीं 6ठी अनुसूची पढ़ना है। तो बेसिकली आप इस मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पिंक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जो कि आपकी 5वीं अनुसूची के तहत संचालित होते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संचालित होंगे। और बाकी इसमें जो आपको ये ग्रीन एरिया दिख रहा है ये ऐसा एरिया है जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत प्रशासन इनका होगा। ठीक है, मतलब इसमें अलग से जो प्रावधान है वह किए गए हैं। तो यहां पर देखो कि मैं आपको बताऊंगी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मेंस का एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 जो कि आर्टिकल 244 में यह व्यवस्था की गई है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पे तो दोनों प्रशासन की बात की गई है। आर्टिकल 244 इसमें दोनों की बात की गई, दोनों क्षेत्रों की, अनुसूचित और जनजातीय। लेकिन जब हम इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुसूचियों की बात करेंगे वह डिफरेंट है, एक के लिए 5वीं है, दूसरी के लिए 6ठी के प्रावधान है। ठीक है, सो इससे संबंधित है। और वामपंथी उग्रवाद के विकास पर 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के जो प्रभाव, ना लागू करने के जो प्रभाव है उसका हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, सो यहां पर मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगी थोड़ा सा, फिर हम देखेंगे कि अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, कुछ सरकार की कुछ योजनाएं, कुछ अधिनियम की बात करें तो कहां पर जो है वह आपको इस संदर्भ में प्रावधान मिलता है। 2017 का एक क्वेश्चन है कि आजादी के बाद अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने के लिए राज्य के द्वारा 2 प्रमुख कानूनी पहल कौन सी है, 2017 का क्वेश्चन है। तो क्या किया जा रहा है इसके लिए? और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये देखो ये जो फ्रेमिंग है ना कि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ, अब यहाँ जनजाति, अब यहाँ पे फिर बाद में अनुसूचित जाति लिख दिया या महिलाएं लिख दिया या विकलांग लिख दिया, दिव्यांग लिख दिया। तो ये क्या है, आप देखो जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं हमें एक तरीका समझ में आता है कि आखिर किस नेचर के जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी पूछता है। तो आगे भी ट्रेंड यही रहने वाला है, बस कुछ चीजें जो है वह बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं जैसे कि हम पेसा एक्ट की बात करें, एससी एसटी एक्ट की बात करें, अत्याचार निवारण अधिनियम, तो ये कुछ ऐसी कानूनी पहले बस उसे हमें बताना था। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना। और प्रीलिम्स में क्या पूछा था कि जो आपका अनुसूचित जाति और पारंपरिक वन निवासी 2006 का जो एक्ट था, अब देखो आप सोचोगे कि ये एक्ट जो है, मैं अगर एक स्टूडेंट मेंटालिटी से सोचूं तो मुझे लगेगा कि ये एक्ट तो हमने पढ़ा नहीं और ये एक्ट कहां से आ गया आखिर। तो रैंडम नहीं था, बस हमने
बहुत डेप्थ में जाके अपने कंटेंट को कवर नहीं किया था। ठीक है, बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आर्टिकल जो इसमें जो चैप्टर 42 है, इसमें केवल 3 पेजेस है, बहुत कम दिया हुआ है, बहुत कम। केवल आपको इसमें कुछ फैक्ट्स ही बताए गए हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के ये प्रावधान है, इसके अलावा ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, सो आपका मेंस इससे कैसे निकलेगा, क्या इसमें और आपको मिक्स करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती ग्रामीण विकास या फिर जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ये अलग से बना हुआ है। इसके अलावा देखो और भी हम बात करेंगे, जैसे कि हम पेसा एक्ट की बात करें, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2016 का क्वेश्चन देखो, 16 में क्वेश्चन पूछा कि भारत में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है और उनके उत्थान के लिए भारत के संविधान में क्या क्या जो प्रावधान है वे निहित किए गए हैं। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। तो जैसे कि हम अब यहाँ पर सेम बात करते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम क्वेश्चन 2023 में मेंस में पूछा कि वुमेन जस्टिस की अगर हम बात करें या लैंगिक न्याय की अगर हम बात करें तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है, वही बातें आपको लिखनी थी। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। छठी अनुसूची, फिर 2015 का एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्वेश्चन सीधा पूछा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, 2015 का क्वेश्चन है ये। इस तरह के सरल प्रश्न होते हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों की बात करेंगे और कुछ आर्टिकल्स जो कि आपका 244 है, 244 ए है और 339 है, ये 3 आर्टिकल्स हम देखेंगे। क्लियर? चलो, तो ये आपका इस चैप्टर में है। इसके अलावा देखो हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अनुसूचित और जनजातीय एरिया होता क्या है कि कुछ एरिया जो है उसकी जनसंख्या जो है वह थोड़े डिफरेंट तरीके की होती है, या कुछ एरियाज जो है वह थोड़े से कंपैरेटिवली बाकी जगहों से पिछड़े होते हैं। और अगर वह पिछड़े हैं बाकी जगहों से या फिर वहां की जनजाति ऐसी है कि ज्यादा इंटरेक्शन ना गवर्नमेंट और बाकी संस्थाओं के साथ नहीं है, वह अपनी उसी स्थिति में रहने में खुश है जिस स्थिति में वह है, तब ऐसे में उसका विकास कैसे हो? तो सरकार ने क्या किया कि अगर हम सामान्य रूप से जो प्रावधान है हम अगर उनको ही लागू कर देंगे तो उससे उसको खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें करना क्या होगा कि उसके हिसाब से ही नीतियां बनानी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो देखो ब्रिटिशर्स के समय क्या था, अंग्रेजों के समय जनजातीय विद्रोह बहुत हो रहे थे और ऐसे में उसे स्पेशल तरीके से हैंडल करने के लिए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन एरियाज को कुछ अलग रूल से जो है वह शासित किया जाता था। समय बदलता गया, जब सरकारें बदली, स्वतंत्रता मिली, आगे आने वाले समय में हमने इसी तरह के क्षेत्रों को एक विशिष्ट क्षेत्र माना। कई समितियां बनती हैं, जैसे कि हम अगर हम रिसेंटली बात करें तो शासन समिति बनी थी, चाहे हम ढेबर आयोग की बात करें, भूरिया समिति बनी थी, लोकुर समिति बनी थी, और इन सभी समितियों के द्वारा अलग अलग सिफारिशें की गई थी। तो यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, या फिर हम इनको कैसे जो है वह विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो कई तरीके से ऐसे जो प्रावधान है वो हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, क्लियर है? सो देखो अगर हम आदिवासियों की बात करें कि आखिर हमें 2 क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय, जनजातीय ट्राइबल आदिवासी, अनुसूचित क्षेत्र या नोटिफाई एरिया हम कुछ, या शेड्यूल्ड एरिया हम कुछ ऐसे एरिया को कहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र हम ऐसे एरियाज को कहते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। हाँ, राज्यपाल को इसके बारे में कुछ अधिकार जो है वह कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत से अगर देखें तो आखिर संविधान में इसके जो प्रशासन की बात है वह कहाँ की गई, तो ऑल ओवर तो हमने देखा कि जब हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के अगर हम प्रशासन की बात करें तो बेसिकली संविधान के भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में प्रावधान किए गए हैं, संविधान के भाग 10 में इस संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो बातें हैं वह की गई हैं, भाग 10। और अगर हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद आपका कौन सा है, 244। आर्टिकल कौन सा है आपका, 244 आपका आर्टिकल है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब पहले हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें। ये मैंने मैप आपको दिखा ही दिया कि इसमें कौन कौन से जो प्रावधान है
मतलब कौन कौन से जो एरिया है वह शामिल होंगे। अभी मैं 5वीं अनुसूची के तहत आपको जो 10 स्टेट है इसका नाम बताऊंगी, और जो 6ठी अनुसूची के तहत 4 स्टेट्स है मैं इसका आपको नाम बताऊंगी, ठीक है। और क्यों आखिर इनको अलग अलग किया गया उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट तो देखो कि हम ये देखें कि आखिर ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझें। लेकिन इस वर्ड के पहले भी अच्छा एक बात समझो कि बेसिकली हम ये कहेंगे कि इसे अनुसूचित क्षेत्र आखिर हमने कहा क्यों? क्यों कहा हमने इसको शेड्यूल्ड एरिया? क्योंकि ये यहाँ पर जो आदिम निवासी हैं या फिर आदिम जनजाति जो हैं वो ज्यादा हैं। कहा जाता है कि, या फिर हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो उन्हें कहा जाता था कि ये मानव नमूने की प्रयोगशाला है, कि पहले जो ह्यूमन है वह आखिर कैसा था। अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा सा जनजातीय या इस तरह के ट्राइबल एरियाज में आप देख सकते हैं जहां पर उनका इंटेक्शन मॉडर्न सोसाइटीज से नहीं है, फिर आधुनिक चीजों से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। वो केवल अपने आप पे रहना जानते हैं, प्रकृति में रहना जानते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, वो उनका कनेक्शन कहीं नहीं है। तो ऐसे समुदायों के कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में एक भिन्न व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां पे आदिम निवासी रहते हैं, है ना। मतलब ऐसे निवासी जो कि बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक तरीके से रहते हैं, है ना, जो उनका तरीका है वही रहते हैं, और ये सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। सोशियो एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। और इसलिए अगर हमें इनका विकास करना है तो हमें बाकी क्षेत्रों से हम अलग व्यवहार जो है वह इन क्षेत्रों के साथ करते हैं, ठीक है। तो इनके उत्थान के लिए चूंकि विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, इनके विकास या इनके उत्थान हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, विशेष प्रयास आवश्यक है, और इसलिए सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किया जाता है। विशेष प्रयास जो है वह आवश्यक है, ठीक है। और इसलिए हमने संविधान में क्या प्रावधान किया है? संविधान में प्रावधान, हमेशा इस बात को जानो कि संविधान में क्या कहा गया है इसके लिए। तो संविधान में प्रावधान क्या किया गया कि हमने 5वीं अनुसूची जो है वह बना ली। हमने क्या किया? 5वीं अनुसूची बना ली, है ना। और 5वीं अनुसूची के तहत हम अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वह करते हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो एक प्रशासन की व्यवस्था है वह दी गई है। एक अलग से एक जो व्यवस्था है प्रॉपर हमने इसको तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था चूंकि इन क्षेत्रों में लागू नहीं रहती, सो हमें मतलब बेसिकली सरकार के पास, मतलब सरकार बेसिकली ज्यादा जिम्मेदार है, सरकार के पास जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है ना। तो ये जो क्षेत्र है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं। अब मैं आपको ऐसे 10 स्टेट का नाम बताने वाली हूँ जो कि 5वीं अनुसूची में शामिल है। 10 स्टेट का नाम बताने वाली हूँ, ठीक है। 6ठी अनुसूची हम ऊपर ही लिख लेंगे, पहले 5वीं अनुसूची की बात हो जाए। तो 5वीं अनुसूची में जो 10 क्षेत्र बेसिकली आपके शामिल हैं, आपको वो याद रखना है। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन से आपको करा सकती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया 2015 का कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित जो प्रावधान है वह किए गए हैं। अब देखो, आपने सीधा सीधा चीजों को पढ़ा था तो आपको याद आ जाएगा, है ना। देखो, पढ़ना कुछ भी टफ नहीं है, बस टॉपिक्स इतने ज्यादा है कि हमारी पकड़ हर जगह नहीं बन पाती। 5वीं और 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये
अनुसूचित जनजातियां, राज्यों के बीच सीमाएं, पंचायत या सीमावर्ती राज्य। अलग समझ में आ रहा है अगर आपने पढ़ा है कि अनुसूचित जनजातियों के जो हित हैं बेसिकली इनकी जो चर्चा है यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो वर्तमान में हम उन 4 राज्यों की और 10 राज्यों की बात कर लेते हैं पहले, कि आफ्ताब की जब अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करूं तो इन एरियाज की बात जब हो तो आपके दिमाग में आ जाए कि ये वो एरिया है जो कि शेड्यूल एरिया है, ये वो एरिया है जो कि अनुसूचित क्षेत्र कहे जाते हैं, या फिर हम इन एरियाज को 5th शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये किस किस राज्य में है, तो सबसे पहले तो आपको नाम लिख लेना है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, झारखंड का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, हिमाचल, एमपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो बेसिकली 10 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 स्टेट है बेसिकली ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसे कि हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं और इनके प्रशासन की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी हुई है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको 4 स्टेट और बता दूं जो कि आपके 6ठी अनुसूची में शामिल है ना, 6ठी अनुसूची में जो आपके स्टेट शामिल हैं जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो बात है वह की जाती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 1 2 3 4। तो ये जो 4 स्टेट हैं ये कौन से स्टेट हैं आपके, जो कि जिसे कि हम जनजातीय क्षेत्र कहते हैं, अनुसूचित नहीं जनजातीय क्षेत्र होंगे और ये आपके 6th शेड्यूल्ड एरिया होंगे, 6 शेड्यूल्ड एरिया। क्लियर है, ये एक बड़ा अंतर है। ठीक है, ये एक बड़ा अंतर है। चलिए, तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने स्टेट देख लिया ना, अब आप यहाँ पर लिख लेना कि बेसिकली इसके अंतर्गत जो है वह कितने स्टेट आते हैं, 10 स्टेट्स। 10 स्टेट्स के जो क्षेत्र है वह 5वीं अनुसूची के तहत शासित किए जाते हैं, प्रशासित किए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान बताऊं, मतलब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि देखो कि अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी अगर जो टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें उसमें लगभग 8.6% है ना, कि अगर हम अनुसूचित पहले हम तो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर मैं बात करूं कि जो अनुसूचित जनजाति हैं आखिर क्यों हम अलग से जो प्रयास है वह करते हैं, उसके लिए कुछ डेटा देख लो। तो अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 8.6%। ठीक है, और अगर हम क्षेत्र की बात करें कि जो क्षेत्र है वह कितना कवर कर रहे हैं, तो लगभग 11% जो भूमि है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है, और मतलब आबादी की हिस्सेदारी में 8.6% जो आबादी है वह यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की है। ठीक है, इवन देखो अगर हम 2015 की बात करें तो केरला के द्वारा भी लगभग 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और ग्राम पंचायतों की और इन सभी को शामिल करने की जो बात है वह कही गई थी, बट बाद में सरकार ने इसको खारिज कर दिया था, माना नहीं था। ठीक है, साथ ही देखो कि अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर हम अनुसूचित क्षेत्रों की जब हम बात करेंगे कि इसको बेसिकली किस कारणों के आधार पर हम अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित कैसे किया जाएगा, किन आधारों पर घोषित किया जाएगा। ठीक है,
किन आधारों पर अनुसूचित क्षेत्र जो है इसको घोषित किया जाएगा, क्या आखिर इसके मापदंड हैं? पहली बात तो है कि जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, दूसरी बात है क्षेत्र की सघनता उचित आकार, तीसरी बात है पड़ोसी राज्यों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसमें से कोई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि संविधान में कहा गया है। तो ये तीनों बातें तो सही हैं, ठीक है, पर संविधान में इसके प्रावधान नहीं है। पर संविधान में प्रावधान नहीं दिए गए, संविधान में प्रावधान नहीं दिए गए हैं। चार बातें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये देखते हैं कि जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता उसमें कितनी है, मतलब जो अगर टोटल आबादी है मान लीजिए उसमें 40%, जैसे कि लोकुर समिति जो आई थी, अच्छा भूरिया समिति ने भी ये कहा था 1951 के आसपास जब वह बनी थी कि लगभग 40% भी जनसंख्या अगर किसी जगह पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की है, ऐसे में हम उस क्षेत्र को, हम उस जगह को, उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में मानेंगे और उसी रूप में उसका प्रशासन करेंगे। तो यहाँ पर भूरिया समिति का भी थोड़ा सा एक फैक्ट याद रख लो। क्या कहा था भूरिया समिति ने? भूरिया समिति ने कहा था कि अगर 40% जो आबादी है, 40% जो आबादी है, अगर ये आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, अनुसूचित जनजातियों, तब ऐसे में आपको इस क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया जो है वह घोषित कर देना चाहिए। ये भूरिया समिति कहती है, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमें चार बातें पढ़नी है। ये हमने कुछ चीजों को समझा, ठीक है, दो तीन चीजों को कि अनुसूचित जनजाति और सारी चीजें। इसके अलावा मैं ये शब्द आपको बता देती हूँ कि पहले बच्चों जो शेड्यूल्ड ट्राइब था ना, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था उसे कहा जाता था बहिष्कृत, बहिष्कृत कहा जाता था। फिर जब 1935 का जो एक्ट आया, 1935 के एक्ट में इस शब्द को और इन चीजों को ठीक किया और ऐसे क्षेत्रों को बेसिकली अनुसूचित क्षेत्रों में और प्रशासन में शामिल किया गया, ठीक है। तो पहले बहिष्कृत शब्द जो है 1935 के पहले एसटी के लिए यूज किया जाता था, ये अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि शुरुआत में कोई विकास वाली बात थी इसलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया था। मेन इसका कारण यही था कि जब जनजातीय क्षेत्रों में इतने विद्रोह हुए तब अंग्रेजों ने इनको बाहर रख दिया और एक तरह से गैर विनियमित नॉन रेगुलेटिंग जो प्रांत है उसका निर्माण किया था, ठीक है। 1935 में यह कहा गया था कि जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से जो भी उनके साथ सहयोगी है उसके माध्यम से यहाँ पर जो नीतियां हैं वे बनाए थे, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई। और बाद में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ और हमने इसको आर्टिकल 342 में परिभाषित भी किया, आर्टिकल 342 में भी बताया कि आखिर जो एसटी है वह क्या होगी, अनुसूचित जो जनजाति है वह क्या होगी। साथ ही पांचवी अनुसूची को भी हमने शामिल किया कि हम इस तरह के क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो हम पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कर देंगे। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलिए, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चार बातें हमें समझना है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होंगे, इसकी घोषणा कौन करेगा, है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की सबसे पहली बात है घोषणा कौन करेगा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कि ये जो अब एरिया है, ठीक है, ये अनुसूचित हो गया, तो इसकी घोषणा जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन करेगा? जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाएगी। किन आधारों पर की जाएगी? आधार हमने देख लिए। क्या राज्यपाल इस तरह की सिफारिशें कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को बेसिकली अनुसूचित जो क्षेत्र है वह घोषित कर सकते हैं। और क्या वह इसके लिए राज्यपाल से सिफारिश करेंगे, राज्यपाल से परामर्श करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, राज्यपाल से
परामर्श वह करेंगे, साथ ही राज्यपाल भी अगर चाहे तो वह एक्टिव तरीके से इसमें पहले ही वह सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को कि यहाँ का बेसिकली इस जगह का जो प्रशासन है उसको अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हम चलाएं और इस तरीके का एरिया घोषित कर दे। इसके अलावा देखो कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि राज्यपाल से परामर्श करके कोई भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है ना। कोई भी जो क्षेत्रफल है उसको घटा व बढ़ा सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति ही करेंगे। हाँ, सिफारिश राज्यपाल की हो जाएगी। ठीक है, साथ ही देखो कि राष्ट्रपति जो है वह राज्य के राज्यपाल को सलाह देंगे कि ऐसे नाम को रद्द भी कर दे, तो बढ़ा दे, घटा दे या खत्म कर दे, ये सारी ही बातें जो है वह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। साथ ही हम देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र जो है वह किसे घोषित किया जाएगा, इसके कुछ रीजन, कुछ कारण तो होंगे ना। किस आधार पर आप घोषित करेंगे, आधार क्वेश्चन में हमने देख लिया, फिर भी यहां पर लिखवा देती हूं। किस आधार पर जो क्षेत्र है उसकी घोषणा की जाएगी। 3-4 आधार है। सबसे पहली बात तो है कि क्या यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता है, क्या यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता है, जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता है। अगर ये संख्या में ज्यादा है देन डेफिनेटली कर दो। सेकंड, इसमें कहा जाता है कि क्या क्षेत्र की सघनता और उचित आकार है, क्षेत्र की सघनता क्या है। ठीक है, उचित आकार ये भी देखा जाता है, उचित आकार ये भी देखा जाता है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि एक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका हो, जिसे भी हम घोषित कर रहे हैं कोई तो प्रशासनिक इकाई होगी। प्रशासनिक इकाई का होना जरूरी है, तभी जाके तो हम कर रहे हैं ना। जैसे कि हम किसी तालुके को घोषित कर रहे हैं, किसी कस्बे को घोषित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि खैर वो जनजातीय क्षेत्र है जो एग्जाम्पल में बताने वाली हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पर देखो लास्ट हम देखेंगे कि पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में एक आर्थिक पिछड़ापन हो, आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन पड़ोसी राज्यों की तुलना में हो। ठीक है, लेकिन देखो कि इसके ये जो मानदंड है वह संविधान में नहीं दिए गए हैं, संविधान में नहीं दिए गए हैं। इस बात को याद रख लोगे, स्टार लगा दूं, है ना। संविधान में ये जो मानदंड है वह नहीं दिए गए, फिर भी इसको स्थापित किया गया है। सो कि कौन सा जो क्षेत्र है वह ये होगा। साथ ही देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हमने देख लिया, दूसरा हम बात करेंगे केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वह आखिर इसमें कितनी लागू होगी, कितनी लागू नहीं होगी, है ना। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति, दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया फर्स्ट। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति, है ना। अच्छा एक बात सुनो, क्या ये जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे या जो जनजातीय क्षेत्र होंगे, क्या वह राज्य जो कार्यकारी आदेश देगा क्या वह उस सीमा से बाहर होंगे या उसके अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, है ना। जैसे कि पेसा एक्ट में हमने इस क्वेश्चन को देखा हुआ था पहले भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार अधिनियम अधिनियमित किया गया और कौन सा एक उद्देश्य अभिज्ञात नहीं है, ये इसमें बोला। तो जो कि स्पेशली ये प्रोविजन इस बात में हाईलाइट किया गया है कि ऐसा नहीं है कि हमें डेफिनेटली उनको सुशासन का अधिकार देना है, हमें उनको शोषण से बचाना है, उनका विकास करना है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है कि हम एक जो स्वायत्त क्षेत्र है उसका निर्माण करें। तो अगर हम देखेंगे तो केंद्र और राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है ये इसमें शामिल होगी, मतलब इसका जो विस्तार है बेसिकली इसमें होगा। और यहाँ पर राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के अनुसूचित जो भी क्षेत्र है उसमें लागू होगी। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी बात इसमें यह कही जाती है कि राज्यपाल के पास ये स्पेशल इसमें जिम्मेदारी है,
राज्यपाल के पास ये जिम्मेदारी है कि वह बेसिकली चाहे तो वह चाहे किसी कानून को संशोधनों के साथ लागू करे या फिर उसको लागू ही ना करें। तो यहाँ पे राज्यपाल के पास ये जो स्पेशल पावर है इसमें है। ठीक है, साथ ही देखो कि बेसिकली अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि इन क्षेत्रों के बारे में उन्हें जानकारी मिले तो राज्यपाल जो है वह रिपोर्ट देंगे वार्षिक रूप से। राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्यपाल राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों के संदर्भ में वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेंगे, सिफारिश करेंगे और अगर किसी तरह का कोई सुझाव है तो वह देंगे। तो यहाँ पर हमने दो बातों को समझ लिया। ठीक है, अब दो बातें और समझ ली है। एक तो है आपका जनजातीय सलाहकार परिषद बनती है। ठीक है, दो बातें और हम इसमें पढ़ लेते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय। अब ये सलाहकार परिषद क्यों होगी और किन क्षेत्रों में होगी, इसका मेन काम जो होगा कि ये राज्यपाल को सिफारिश करेगी। अब जो राज्यपाल जो भी काम करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इसकी सिफारिश के साथ करेंगे। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक हो जाता है जहां पर जो जनजातियों की संख्या है बेसिकली वह ज्यादा है। तो यहाँ पे जनजातीय परिषद होगी और ये करेगी क्या, तो जो अनुसूचित, अगर हम जनजाति की बात करें तो एसटी के कल्याण व विकास के लिए सिफारिशें देगी। एसटी के कल्याण व विकास हेतु सिफारिशें सिफारिशें किसको प्रदान करेगी, तो राज्यपाल को प्रदान करेगी। राज्यपाल के साथ मिलकर यह काम करेगी, है ना। यह राज्यपाल को सिफारिश करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखो कि ये जरूरी नहीं है इस तरह की जनजातीय परिषद कि जो क्षेत्र अनुसूचित घोषित किए गए हैं केवल उन्हीं में ही जनजातीय सलाहकार परिषद हो, बल्कि ये परिषद ऐसे भी एरियाज में हो सकती है जिससे कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पर देखो कि कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देगी और इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें जो टोटल मेंबर्स है ना लगभग 20 सदस्य होंगे। इसमें 20 सदस्य जो हैं 20 सदस्य होंगे, है ना। थोड़ा इनका निर्वाचन का हम देख लेंगे कि आखिर कौन जो इसकी नियुक्ति है और ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, जैसे कि 3/4 जो सदस्य हैं वह राज्य विधानसभा में जो एसटी के प्रतिनिधि है वह होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर एक बात और कि अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन राष्ट्रपति अगर कह दे तो वहां पे भी जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख ही लेते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्र के अलावा, अनुसूचित मतलब अनुसूचित क्षेत्र में तो है ही ये, है ना, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के अलावा भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है के अलावा अनुसूचित क्षेत्र के अलावा कोई क्षेत्र जिसमें राष्ट्रपति अधिसूचित कर दें, राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी, है ना, जिसमें राष्ट्रपति जरूरी समझे, वहां भी यह होगी, वहां भी गठन होगा, परिषद का गठन होगा। अब ये तो अंडरस्टूड है ना, ये मत सोचना मैम अब किसका गठन की बात जो है वह आप कर रही है। तो यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद होगी। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि जो है वह आखिर कौन सी है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, क्या संसद की विधियां या विधानमंडल की विधियां, और अगर इसमें कोई संशोधन है तो वह कौन करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि जो नियम होंगे वह कौन से होंगे,
तो सबसे पहली बात है कि अच्छा देखो, चूंकि हम देख चुके हैं कि इसके संदर्भ में राज्यपाल के पास यह विशेष अधिकार है कि वह बेसिकली चाहे तो संशोधन कर सकते हैं या बिना संशोधन के किसी विधि को लागू करेंगे। तो यहां पर देखो कि राज्यपाल के पास यह विशेष अधिकार है। राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। सामान्य राज्यों के संदर्भ में नहीं होगा, अनुसूचित राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है कि वह ना केवल संसद मतलब विधानमंडल तो ठीक ही है, बल्कि संसद की विधि को भी संशोधित कर सकता है, कि वह संसद या जो राज्य का विधानमंडल है, संसद या विधानमंडल की विधि को संशोधन के साथ लागू करे। विधि में है ना, संशोधन के साथ बेसिकली किसी लॉ को लागू करेगा। तो यहाँ पर एक तो हमने देखा संशोधित विधि और ये संशोधन होगा या कुछ अपवाद स्वरूप जो है वह लागू कर दे। साथ ही देखो कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद थी उससे विचार विमर्श करके जो नियम है वह बना सकता है। तो यहाँ पर राज्यपाल नियम बना सकता है, बट राज्यपाल किसके साथ परामर्श करेगा? इसके साथ। ठीक है, तो राज्यपाल विनियमन कर सकता है। एक तो विधियों को संशोधित कर दिया और दूसरा है कि राज्यपाल जो है वह खुद भी विनियमन जो है वह बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही वह देखो इस तरह का अधिनियम भी बना सकते हैं, इस तरह का नियम भी बना सकते हैं कि जो कोई एसटी की जमीन है, जनजातियों की जमीन है, उसे किसी गैर समुदाय में हस्तांतरण ना किया जाए। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, अगर मिल जाता है तो मैं वो क्वेश्चन को बताती हूँ आपको, नहीं है इसमें शामिल। इसमें यह पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा कि ऐसी कौन सी अनुसूची है, ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर अनुसूचित जनजातियों की जो भूमि है वह किसी गैर समुदाय वाले को अगर हस्तांतरित की जाती है तो उसको शून्य माना जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें जो है वह पूछी गई हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि एक तो वह संशोधनों के साथ लागू करेंगे, दूसरा खुद भी विनियमन कर देंगे। इसके अलावा देखो कि अगर वह बाकी भूमि आवंटन के संदर्भ में किसी तरह का अगर कोई नियम बनाते हैं तो कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति उनको लगेगी, है ना। तो राज्यपाल जो काम कर रहे हैं वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से करेंगे। राज्यपाल इसमें जो नया इनिशिएट ले रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चार बातें हमारी इसमें हो गई। तो ये आपका बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो चार बातें हैं वो किससे संबंधित थे। ये था अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और ये प्रशासन किस में दिया गया है? संविधान की 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान हमारे कवर हो गए। ये संविधान की 5वीं अनुसूची के चार प्रावधानों को हमने देखा। क्लियर है। तो 5वीं अनुसूची के चार प्रावधान कौन कौन से? सबसे पहले तो हमने देखा कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्यपाल इस संदर्भ में परामर्श दे सकता है कि क्षेत्र बढ़ाएं, घटाएं या गायब कर दें, किस आधार पर? तो चार आधार, लेकिन ये आधार संविधान में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कार्यकारी शक्ति जो है वह इस पर लागू होगी और राज्यपाल के पास ये जिम्मेदारी है, और राष्ट्रपति को ये जो वार्षिक रिपोर्ट है वह देंगे। दो बातों की हमने और चर्चा की, जनजातीय सलाहकार परिषद और अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि। ठीक है, तो इसके अलावा हम कहें कि संविधान यह अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति जो है वह राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु और क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए एक आयोग भी गठित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग के गठन की बात जो है वह भी की गई। ठीक है, आयोग के गठन की बात, जैसे कि ढेबर आयोग बना, जैसे कि जी है, कुछ ऐसे आयोग बने हैं। ठीक है, कि ये सिफारिश मतलब ये संविधान इस बात को कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे, अब राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति, है ना। अगर हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि राज्यपाल अगर चाहे तो वह इस संदर्भ में गठन जो है किसी आयोग का कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जो है वह गठन करेंगे। और शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो एक ढेबर आयोग बना था जिसने कि 1961 में दिया था अपनी रिपोर्ट को, और भूरिया समिति बनी थी जिसने कि 2004 में अपनी जो रिपोर्ट है बेसिकली इसको दिया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अब देखती हूँ कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन? देखो, अब इसके पहले क्या पूछ लिया था? इसके पहले पूछ लिया था कि कौन सी अनुसूची जो है वह अनुसूचित और जनजातीय दोनों के प्रशासन। अच्छा, आर्टिकल पूछा जैसे कि, तो आर्टिकल आपका 244 है ना? तो यहाँ पर देखो अलग से अब अनुसूची ये पूछ ले कि अनुसूचित जो क्षेत्र है जिसकी बात अभी हम कर चुके, तो हमने अभी 5वीं अनुसूची की बात की ना, कि 5वीं अनुसूची में 4 बातें बताई गई हैं कि घोषणा कौन करेगा, ठीक है, कौन सी विधियां लागू होंगी इस संदर्भ में, जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वह क्या करेगा, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, कहां तक नहीं होगा। तो ये जो 4 विशेष प्रावधान है ये हमने 5वीं अनुसूची के देखे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आओ इस क्वेश्चन को देखो जरा। आजादी के बाद अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने के लिए राज्य ने क्या पहल दी? तो आप कोई भी दो इसमें से उठा लें और उसको आप विस्तार कर दें, और आप थोड़ा सा तो इवन संविधान में बताएं कि देखो, चूंकि संविधान में हमने सभी के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए जो बात है वह की गई है ना, किसी से किसी आधार पर भेदभाव ना हो। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वह ट्राइबल ग्रुप का है या फिर वह उस मॉडर्न सोसाइटी, उस कम्युनिटी से नहीं जिससे आप बिलोंग करते हैं, तो आप भेदभाव करते नहीं हो, बल्कि वो अपने आप हो जाता है ना। आपकी जो स्टीरियोटाइप है, आपके जो प्रेजुडिस है, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि अगर ये लड़की है तो इसकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। इस बात को सोचने पर बस ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक गांव का व्यक्ति सोच रहा है कि जो शहर वाले लोग हैं वह आलसी होते हैं, वो मनी माइंडेड होते हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, और वही एक शहर वाला गांव के लिए सोच रहा है कि ये बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली नहीं होते, मॉडर्न नहीं होते, एंड बहुत सी बातें वह सोच सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दो पहल बता देनी है, कोई भी दो तीन। अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्योंकि देखो 80 के दशक में हम देखेंगे, 80-90 के दशक में इतना ज्यादा जो कास्ट रिडन नेचर था इस समाज का, और उस नेचर में क्या था कि बेसिकली बड़ी जो जातियां थी, अगड़ी जो जातियां थी, जो सवर्ण जातियां थी, स्पेशल साउथ में क्या होने लगा था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, और वो जो छोटी समाज, या फिर उन्हें ये लग रहा था कि लोअर कास्ट है, आर्थिक रूप से उतनी बड़ी नहीं है, शैक्षिक रूप से उतनी बड़ी नहीं है, उनका शोषण किया जा सकता है। हिंसा बहुत बढ़ने लगी थी उस समय, उनके खिलाफ कई तरह के अत्याचार होते थे, जैसे कि उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, है ना, अपमान करना, उन्हें कोई ऐसा गलत काम करने पे मजबूर करना, ठीक है, उन्हें कूड़ा करकट उठाने पे मजबूर करना, या फिर कोई ऐसी परंपरा है जिसमें उन्हें नीचा दिखाया जाता, उसके लिए मजबूर करना। लेकिन जैसे ही पीढ़ी बदल जाती है ना, तो आने वाली जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उन चीजों को नहीं मानती, खुली हिंसा संघर्ष हुआ, तब जाके सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि अब हम कुछ लिस्टेड कर दें अत्याचारों को। तो इसमें कुछ अत्याचारों को लिस्टेड कर दिया था कि अगर आप इस तरीके का अत्याचार करोगे तो SC/ST एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार। ठीक है, सो ये सा। अब देखो पंचायत उपबंध की अगर हम बात करें, आप सोचेंगे कि ये तो प्रशासन के लिए था। प्रशासन तो ठीक है, देखो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पंचायतों का क्यों किया गया, कि वहां की बेसिकली मान लीजिए इस तरह की कोई ग्राम न्यायालय टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है, या पंचायत का कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको संवैधानिकता दी जा सके, वो जो कार्य कर रहा है उसको एक सही अथॉरिटी बताई जा सके कि हाँ, जिसने काम किया उसके पास अथॉरिटी थी, तो एक एक्ट लागू करना तो जरूरी था। वहां के लोगों को समझाया बुझाया गया होगा कि देखो, आप जिस तरीके से चीजें कर रहे हो वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उसके अलावा भी अगर ये आप एक्ट यहाँ पर लागू हो जाता है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको संविधान में दर्जा मिल जाएगा, संवैधानिक रूप से दर्जा मिल जाएगा, और आपके जो कार्य है उसको एक लीगलिटी मिल जाएगी, वो वैध हो जाएंगे। तो इस तरीके से समझाया बुझा के पैसा एक्ट लागू कराया गया होगा कि ठीक है, ये एक्ट जो है वह उतना रिजिड नहीं है, आपको इसको सेम फॉलो नहीं करना है, बट 19-20 प्रावधानों के साथ, संशोधनों के साथ लागू कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही पारंपरिक वन निवासी अधिनियम की हम बात करें, इसके बारे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा, और यहाँ से मेंस में भी एक बार क्वेश्चन जो है वह आया हुआ है। ठीक है, चलिए, सो अब अगर मैं आपसे कहूं, जरा इस क्वेश्चन को देखो, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है, और उनके उत्थान के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या जो प्रावधान है वह किए गए। तो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों पे हमेशा जो जोर है वह दिया करो, है ना, कि किस किस में जो प्रावधान है बेसिकली वह किए गए हैं, किस संदर्भ में, किसी भी एक चीज की बात हो, संवैधानिक प्रावधान जो है आखिर वह क्या है। ठीक है, तो कुछ प्रावधान मैं आपको दो चार बता देती हूँ, वैसे तो हमने देख लिए हैं बट फिर भी। चलिए, जैसे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर हम
संवैधानिक प्रावधान। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको यही लिख देने हैं, है ना? आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना है। अनुसूचित जनजाति क्यों कहा गया, है ना? इसकी क्या थोड़ी सी परिभाषा बता दो, आर्टिकल बता दो। और संवैधानिक प्रावधान में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हमने जिस कल्याणकारी शासन व्यवस्था को अपनाया, तो डीपीएसपी में कई ऐसे आर्टिकल हैं जो कि ये कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास हो और सभी वर्गों का विकास हो। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात ही तो डीपीएसपी करता है। तो आपने यहाँ पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को लिख दिया, है ना? फिर इसके अलावा आप लिखेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 244 में ये जो प्रावधान है वह किया गया है कि इस तरह के जो एरिया है उनका प्रशासन किया जाएगा। और इसके प्रशासन के लिए आपने दो अनुसूचियां भी प्रॉपर दे रखी हैं। एक तो है आपका 5वीं, दूसरा है आपका 6ठी, है ना? तो ये दोनों अनुसूचियां भी दी गई हैं, जिसमें कि 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़कर जो प्रशासन है वह किया गया है। 4 राज्यों को छोड़कर, वही 4 राज्य जो कि 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात की, और 6ठी अनुसूची में इन 4 जो राज्य हैं इनकी बेसिकली जो बात है वह की गई, है ना? आप इस तरह के आर्टिकल्स जो है वह बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, साथ ही आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, जो कि इनके कल्याण के लिए काम करेगी, है ना? और इस संदर्भ में संविधान ने राज्यपाल को, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए। आप इस संदर्भ में लिख सकते हैं, राज्यपाल व राष्ट्रपति को जो है वह विशेष अधिकार दिए, ताकि इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए बेसिकली ये जो रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीजें हैं इसको लागू कर सकें, है ना? आप इसमें पेसा एक्ट की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1995 की अगर हम बात करें, 1995, तो इस संदर्भ में भूरिया समिति भी बनाई गई थी, है ना? कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ अब। इस संदर्भ में भूरिया समिति बनाई गई थी, और इस भूरिया समिति के द्वारा ये कहा गया था कि जो बेसिकली इस तरह के शेड्यूल्ड एरिया हैं इसमें पंचायती प्रावधानों को लागू किया जाए, इसमें पंचायती प्रावधानों को लागू किया जाए। और इस आधार पर जो है वह पेसा एक्ट आया, इस आधार पर पेसा एक्ट आया, है ना? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया आया। तो ये सारी बातें आप लिखें, ठीक है? अच्छा देखो, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा या एसटी की मान्यता के लिए एसटी क्या होगा, है ना? एसटी क्या होगा, संविधान में इसको प्रॉपर परिभाषित या मानदंड नहीं है। इसमें संविधान में जो मानदंड है वो नहीं दिए गए हैं कि आखिर आप किस आधार पर किसी को जो एसटी है वह घोषित करेंगे। बस आपने देख लिया कि बहुत पिछड़ी जातियां हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस आधार पर आपने कर दिया, ठीक है? तो एसटी की मान्यता के लिए कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम 1931 की जनगणना की बात करें, उसमें कुछ परिभाषा की बात की गई, और उसमें कहा गया कि ऐसी जनजातियां या फिर ऐसे लोग जो कि बहिष्कृत हैं, ऐसे बहिष्कृत इन सेंस समाज से बहिष्कृत है ना, या फिर वो क्योंकि चूंकि आउटसाइड रह रहे हैं, समाज से बहिष्कृत हैं या फिर आंशिक रूप से बहिष्कृत हैं, तो इस तरह जो समुदाय है उसको बेसिकली पिछड़ी जातियों के रूप में दैट टाइम नॉमिनेट मतलब माना गया था, ठीक है? तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो जरा, निम्न पर विचार करते हुए सत्य को चुने। आर्टिकल 244(2) क्लॉज 2, अब क्लॉज 1, अभी तक हम केवल 244 की ही बात कर रहे थे, अब क्लॉज 1 क्लॉज 2 आ गया। क्लॉज 2 ये कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उसको लागू किया गया। नो, गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों पर 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है। नो, ये भी रॉन्ग है। ये दोनों रॉन्ग क्यों है? ये दोनों रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला आपका आर्टिकल 244 क्लॉज 1 है, तो आपका सेकंड वाला आर्टिकल 244 क्लॉज 2 है, ठीक है? साथ ही देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे, नोटिफाई करेंगे, और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार जो परिषद है इसकी स्थापना करेंगे। सो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट इसमें सही है, ये दोनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। क्लियर है? तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि जो 5वीं अनुसूची लागू होगी जहां पर, लेकिन 4 राज्य छोड़ दिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो यहाँ की जो आबादी है क्यों छोड़ दिया, अभी हम छठी अनुसूची की बात करेंगे, इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वह कुछ ज्यादा ही और इस तरीके से आधे में इतनी और बिछड़ी हुई है कि वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट करना जो है वह नहीं चाहती। उनकी अपनी ही संस्कृति है, अपनी ही दुनिया है, उनकी उस सांस्कृतिक विशेषता को देखते हुए, जैसे कि आपने खासी, जयंती, गारो हिल्स सुना है, तो इस तरह के जो समूह है मेघालय के, उन्हें बेसिकली एक जनजातीय क्षेत्र में जो है वह शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अब हम आते हैं जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र मतलब वो जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में दिए गए हैं, और इनका जो प्रशासन है वो छठी अनुसूची के तहत किया जा रहा है। 5वीं नहीं, छठी अनुसूची, मतलब नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य है ना, छठी अनुसूची के तहत इसका प्रशासन किया जाएगा। और ये कौन कौन से हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। लेकिन इनमें भी देखो कि असम के 3 एक तरह से जो क्षेत्र है, उत्तरी कछार पहाड़ी, जिला कार्बी आंगलोंग, ठीक है, या फिर जिला बोडोलैंड। इसके अलावा मेघालय की बात करेंगे तो खासी, जयंती और गारो, ये 3 अलग अलग हैं। ठीक है, त्रिपुरा की बात करेंगे तो इसमें जनजातीय क्षेत्र जिला अलग है। और इसके अलावा चकमा, मारा और लाई, ये 3 जिले हैं जो है वह मिजोरम के हैं, और इनको जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किया गया। तो छठी अनुसूची आखिर क्या कहती है ना। छठी अनुसूची बेसिकली हम देखेंगे अब हमने अनुसूचित क्षेत्रों की तो बात कर ली, अब हम जनजातीय क्षेत्रों की जो बात है वह कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम उन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अभी तक अनुसूचित की बात कर रहे थे, है ना, अब जनजातियों की आएंगे। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले तो संविधान की छठी अनुसूची, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, है ना। और इन जनजातीय क्षेत्रों में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, आपको हमेशा मणिपुर से कंफ्यूज किया जाएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेसिकली इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि ये इनकी जो जनजातियां हैं वह अन्य लोगों में घुल नहीं पाई, और ये मानव विज्ञान के नमूने क्षेत्र के रूप में कहे जाते हैं। इनमें जो जनजातियां रह रही है ना वो हद से ज्यादा, मतलब एक हम ये कहीं एक्सट्रीम लेवल पर पिछड़ी हुई हैं, पिछड़ी इन सेंस कि आधुनिक चीजों से पिछड़ी, है ना। तो उनकी अपनी विशिष्ट एक संस्कृति है, वह उसी संस्कृति के साथ है। तो ये जो बहुसंख्यकों की संस्कृति है उससे वह बहुत कम इंटरेक्ट है, या बहुत कम जो है वह इससे घुल मिल पाई है। साथ ही संविधान ने इसलिए इनके लिए एक विशेष व्यवस्था की और एक अलग से जो स्थान है इनके प्रशासन को दिया, और इसलिए छठी अनुसूची में, जैसे कि देखो 5वीं अनुसूची के जो राज्य है वो उतने आदिम उतने पिछड़े नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए आवश्यकता थी तो हमने फिर भी उनको अनुसूचित क्षेत्रों में रख लिया। लेकिन ये जो इलाके जो हम अब बात कर रहे हैं ना 6 शेड्यूल वाली, केवल 2 ही बातें तो हमें करनी थी। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात तो हमने कर ही ली, 5वीं अनुसूची की 4 विशेषताएं हमने देख ली, कुछ क्वेश्चंस देख लिए, मेंस के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम जनजातीय
क्षेत्रों के प्रशासन की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है और ये जो 4 एरियाज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली ये जो एरियाज है कंपैरेटिवली उस अनुसूचित क्षेत्रों के बहुत ही ज्यादा आदिम और इनकी अपनी अलग ही एक विशिष्ट संस्कृति है। और इसीलिए क्या किया कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इनका जो प्रशासन है वह किया जाता है। अब ये जो देखो प्रशासन की अगर मैं आपको कुछ मुख्य विशेषताओं की बात बताऊं तो पहली विशेषता तो इसमें यह है कि ऐसे क्षेत्रों में स्वशासी जो जिले हैं उसका गठन किया जाता है। 6ठी अनुसूची की कुछ विशेषताओं की बात हम करेंगे, है ना। तो इसमें पहली विशेषता यह है कि ऐसे जिलों में या ऐसे क्षेत्रों में, अच्छा ये बताओ कि क्या ऐसे क्षेत्र राज्य के प्राधिकार से बाहर होंगे? नहीं, है ना। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासी जिले, तो शासन के लिए इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, स्वायत्तता डेफिनेटली दी गई है, बट राज्य के अधिकार या कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है, लेकिन राज्य के अधिकार से बाहर नहीं है। राज्य के, प्रैक्टिकली ये पढ़ने में सही नहीं लगेगा कि राज्य के अधिकार से बाहर है। राज्य के अधिकार से बाहर नहीं है। इतना भी स्वशासन या स्वशासी इनको इस तरह से नहीं बनाया है कि एकदम ये जो है वह अपना एक अलग सत्ता बना ले, ठीक है। साथ ही देखो कि अब हम देखेंगे कि बेसिकली इन जिलों के लिए स्थापना, जो ये स्वशासी जिले होंगे, इन स्वशासी जिलों की स्थापना जो है वह कौन कर रहा है, कौन इसकी घोषणा करेगा? क्या राष्ट्रपति करेंगे? नहीं, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है ना। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि स्वशासी जिलों के रूप में कार्य करेंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, उनको स्थापित करना, उनके क्षेत्रों को बढ़ा देना, घटा देना, नाम परिवर्तन कर देना, ये सारी चीजें, ठीक है। साथ ही देखो इसमें एक जिला परिषद भी होगी, इसमें एक जिला परिषद होगी और 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। हम इसके पहले जनजातीय सलाहकार परिषद और 20 सदस्यों की बात कर चुके हैं। इसमें एक जिला परिषद का जो गठन है वह किया जाएगा और राज्यपाल इसमें कुछ सदस्य जो है वह नामित भी करते हैं, है ना। एक जिला परिषद होगी, तो शासित जिले होंगे और जिला परिषद होगी, जिला परिषद होगी और इसमें राज्यपाल द्वारा नामित जो है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर, 30 सदस्य होंगे और राज्यपाल द्वारा नामित 4 के आसपास सदस्य होंगे, है ना। तो राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य भी होंगे। सदस्य भी का मतलब क्या है कि और भी सदस्य इसके अलावा जिला परिषद में हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि बेसिकली राज्यपाल इसमें 4 सदस्य नामित कर रहे हैं, बाकी जो है वह वयस्क मताधिकार से जो है वह चुने जाएंगे। और अगर हम इन जिला परिषदों के सदस्यों की भी बात करेंगे तो जिला परिषद के जो सदस्य होंगे ना, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आपको सोचिए कि हम अलग से कोई व्यवस्था इस तरीके की कैसे बना देते कि 5 नहीं 10 वर्ष का होगा या 1 वर्ष का होगा। तो कुछ प्रावधान तो हमने चीजों में सेम ही रखे हुए हैं, है ना। तो जिला परिषद होगी, 30 सदस्य होंगे, राज्यपाल 4 सदस्य, बाकी 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वह होंगे। और जो बेसिकली अगर हम नामित या फिर मनोनयन सदस्य की बात करेंगे तो मनोनयन सदस्य तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करेंगे, है ना। तो जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक वो काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखो ये है कि जो जिला या प्रादेशिक परिषद है उनको क्या शक्ति है, मतलब विधि बनाने की क्या उनको शक्ति है। तीसरा है इसमें स्वशासी और जिला परिषद, ठीक है। स्वशासी व स्वशासी व जिला परिषद को विधि बनाने की शक्ति है, अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए विधि बनाने की शक्ति है। सुशासन किस बात का अगर नहीं होती तो शक्ति तो है, लेकिन अगर आपको कुछ और ऐसी विधियां हैं जैसे कि विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, इनको लेकर अगर आपको किसी तरह की विधि बनानी है देन आपको राज्यपाल से परामर्श करना होगा। तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख दें कि राज्यपाल से परामर्श करके, है ना, राज्यपाल से परामर्श करके जो है कुछ विधियां जो है वह बनेंगी, ठीक है। साथ ही क्या ये विवादों के निपटारा के लिए ग्राम न्यायालय जैसे कॉन्सेप्ट स्थापित कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। तो ये परिषदें, अब इन्हें शक्तियां काफी दी गई हैं, ये परिषदें
विवादों के निपटारे के लिए ग्राम न्यायालय का गठन डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखो कि हाँ, ये बात सही है कि इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण चाहे तो राज्यपाल जो है वह कर सकता है, या इस तरह की जो अपील है वह भी आगे की जा सकती है। ठीक है, अपील भी सुनी जा सकती है। इसके अलावा देखो, अगर हम भू राजस्व के आकलन और संग्रहण की बात करें, क्या ये काम ये परिषदें कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भू राजस्व का आकलन करना और इनको संग्रहित करना, इनका संग्रहण करना। ठीक है, साथ ही देखो एक बात और याद रखो कि अगर मान लीजिए संसद या राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम बना रहा है तो वह कुछ स्वशासी या जिला परिषदों में वह कुछ अपवाद के साथ लागू होगा। संसद या राज्य की विधि, संसद या राज्य की विधि अपवादों के साथ लागू। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही है। तो राज्यपाल जो है वह इस तरह की परिषद के प्रशासन के लिए जांच और रिपोर्ट के लिए आयोग गठित कर सकता है। अब यहाँ पर देखो कि हमने पहले अनुसूचित क्षेत्रों की बात करती, तो इन दोनों में हमें एक अंतर जो दिखाई देता है कि अगर हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करेंगे तो उस संदर्भ में जो आयोग का गठन किया जा रहा था, जैसे कि भूरिया समिति या ढेबर आयोग की बात की, वो राष्ट्रपति को अधिकार है। बट इस संदर्भ में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात करेंगे तो इस तरह के क्षेत्रों में ज्यादा अधिकार राज्यपाल के पास है। तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वह आयोग का गठन कर सकते। राज्यपाल इस तरह के क्षेत्रों में जो आयोग का गठन है वह कर सकते। ठीक है, तो ये छठी अनुसूची की बात होगी। चलो आओ देखते हैं कौन कौन से आपकी कुछ विशेषताओं पे बात करते हैं, जो चीजें हम वैसे पढ़ चुके हैं बट सारी चीजें एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत जैसे अगर हम विविध जातीय समूहों की बात करें तो इनका निवास का स्थान और रणनीतिक रूप से जैसे कि भूटान है, चीन है, म्यांमार और बांग्लादेश इसकी सीमाओं पर स्थित है। अच्छा, इसके प्रशासन को विशिष्ट बनाए रखने का एक कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर ये कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अगर ये जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हमें करनी होगी। तो जैसे कि खासी और मीजो समुदाय की हम बात करें तो इनकी अपनी प्रथा है, कानून है, संसाधनों पर नियंत्रण, ऐसे ही कई अन्य मुद्दे हैं। अगर आप देखेंगे तो नागरिकता का सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ, नागरिकता संशोधन का सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वह इन्हीं जगहों पर हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ के संसाधन बहुत अगर सीमित है, जगह अगर सीमित है, तो लोग ये चाहते हैं यहाँ के कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है वह न आए, है ना। ठीक है, साथ ही देखो कि असम के बड़े राज्य से अलग होने की मांग भी जो है वह इस तरह से कर रहे हैं। अलगाव के ब्रिटिश दर्शन को संविधान की छठी अनुसूची के माध्यम से पूर्वोत्तर के विकास और एकीकरण की नीतियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो हमने क्या देखा कि पहले ब्रिटिश दर्शन क्या था? ब्रिटिशर्स की फिलॉसफी यही थी कि अगर ये क्षेत्रों में ज्यादा विद्रोह हो रहा है तो हम इसको, जो गवर्नर है, डायरेक्टली इसको कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टली ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में होंगे, और इसे हम सामान्य विधियों से नहीं कर रहे हैं। सामान्य विधि उस जगह के लिए जो क्षेत्र सामान्य है, लेकिन ये विशेष क्षेत्र है, विद्रोह ज्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल ज्यादा करो। ठीक है, छठी अनुसूची स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की बात करेगा। ठीक है, इसके निर्माण का प्रावधान करेगा और यहाँ पर विभिन्न विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां है, कार्यकारी वो किसी चीज को लागू कर रहा है ना। न्याय शक्तियां क्या है कि वह ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकता है विवादों के निपटारे के लिए। छठी अनुसूची में 4 राज्यों की हमने बात कर ली, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है उस पर लागू किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि अब छठी अनुसूची के अतिरिक्त कुछ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्टेट रह गए ना, जैसे कि नागालैंड है, तो हमने उसको सामान्य राज्य की तरह नहीं लिया, हमने उसको एक स्पेशल राज्य, विशेष राज्य का दर्जा दिया आर्टिकल 371 के अंतर्गत। सो आर्टिकल 371 ए में नागालैंड, 371 सी में मणिपुर और 371 जी में मिजोरम जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधान भी किए। तो इस तरीके से 4 ये है, 3 ये है, हो गई 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। तो इन 7 राज्यों का जो प्रशासन है वो सामान्य राज्य के रूप में नहीं चलेगा, क्योंकि 4 राज्यों के अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें उनमें जो प्रशासन चलेगा वो छठी अनुसूची के अंतर्गत चलेगा, और बाकी जो राज्य है उसको हमने क्या किया, विशेष राज्य का जो दर्जा है बेसिकली वह हमने दे दिया। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्लास। चलो एक बार जल्दी से जो है हम रिवाइज कर लेते हैं।
तो आज हमने बात की अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की। केवल दो बातों को हमें समझना था, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। हमने जाना कि अनुसूची 5 जो है उसमें 10 राज्यों की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार है, वह आयोग का गठन करेंगे इस संदर्भ में, है ना। संविधान के भाग 10 और आर्टिकल 244 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। और इसमें छठी अनुसूची में 4 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिसमें कि मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा शामिल है। तो अनुसूचित क्षेत्र ये जो पिंक वाला एरिया है आपका, ठीक है। और इसमें 10 स्टेट आपके होंगे, जैसे कि हमने हिमाचल, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन सब की बात की। राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी भी है, ठीक है। बाकी हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 विशेषताएं कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे होगी, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तियां क्या होंगी, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद क्या होगी, अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह की विधियां लागू की जाएंगी, ठीक है। किन कारणों, क्या मापदंड है, क्या संविधान में दिए गए हैं, तो संविधान में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आप मेंस का क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, बाकी हमने जनजातीय क्षेत्रों के कुछ विशेषताओं की बात की कि इनका प्रशासन कैसे चलेगा। तो छठी अनुसूची आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 4 राज्यों की बात की गई, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। अब आपका चैप्टर नंबर 42 तक कवर हो चुका है। लगभग मेन पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो इसमें आप देखेंगे पार्ट 7 स्टार्ट होगा, उसमें आपकी संवैधानिक निकाय हैं सारे। और ये संवैधानिक निकाय 43 से शुरू होंगे, चैप्टर नंबर 43 से, और 55 तक जाएंगे। मतलब इसमें सारी उन संस्थाओं को शामिल किया गया, संवैधानिक निकायों को शामिल किया जो कि संविधान में शामिल है, ठीक है। संविधान में जिसकी बात की गई, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पॉलिटी स्पेशल वीक्स जो है बच्चों में प्रोवाइड किए जाए, और उसके तहत आपको, अगर हम 6 डेज क्लासेस देते हैं, तो आपकी 6 संस्थाएं जो है वो एक साथ कवर हो जाए। अब आपका 43 से लेके आगे के जो चैप्टर्स है वो आपके, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। और इस साल के लिए निर्वाचन आयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, संस्था है, बिकॉज ऑफ ये साल आपका चुनाव का साल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूपीएससी की, हाल ही में रिजल्ट भी आया यूपीएससी का। तो चलिए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।